भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज जो मैं आप सबके सामने जो नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँ वो लेके आऊँ क्लास 12th की जो केमिस्ट्री है उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके ऑर्गेनिक के अंदर होंगे वो भी आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, है ना। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो प्रीवियस ईयर में आए होंगे, ठीक है, और जो आपके एग्जाम में आगे आ सकते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आप लोगों के बनते हैं, है ना, ऑर्गेनिक में जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं वो कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आप लोगों को इस वीडियो में पता लग जाएगा। आप लोगों की ऑर्गेनिक के अंदर ऐसे नहीं है कि आपकी केवल रिएक्शन आप लोगों को पढ़नी है, बाकी कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल भी उतना ही आता है। अगर आपके ऑर्गेनिक से 10 नंबर की अगर रिएक्शन आ रही है तो 10 से 15 नंबर की थ्योरी भी आएगी इसमें, ठीक है। तो बच्चे ज़्यादा ध्यान क्या है, रिएक्शन में ज़्यादा ध्यान देते हैं मगर थ्योरी में बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वरना वहाँ उनके नंबर भी कम हो जाते हैं, ठीक है। तो थ्योरी इसकी आपको करनी ज़रूरी है, ठीक। और सेकंड चीज़, इसकी थ्योरी बहुत सिंपल होती है। अगर आपने एक बार पढ़ ली तो आप लोगों के दिमाग में तुरंत बैठ जाती है वो, ठीक है। ऐसा थ्योरी नहीं होती कि इसकी आपको बहुत लिखना होता है। इसमें जो रीज़न है वो आप लोगों को लिखना है, बस ऐसा एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना होता है इसमें, ठीक है। तो ये है। तो इससे पहले मैंने आपको एक नेमिंग रिएक्शन, तो सबसे पहले वो तो आपको पढ़नी है। उसके बाद जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताई थी, उसके बाद जो इनके अलावा नेमिंग रिएक्शन के अलावा है वो भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। और तीसरा ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर आप लोग का टारगेट कम है, अगर आप लोगों को केवल पास होना है तो आप लोग नेमिंग रिएक्शन और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर कर लेना, ठीक है। और जिन बच्चों को अच्छे नंबर लाने तो वो तीनों चीज़ ही कर लेना, ठीक है। इसके बाद एक वीडियो और बनाऊंगा कन्वर्जन वाली, ठीक है। तो उसमें भी 10-15 क्वेश्चन होंगे, उसमें ज़्यादा नहीं आएंगे आपके, ठीक है। तो इतना आप लोग करोगे तो आप लोगों का अच्छा खासा सिलेबस जो है कवर हो जाएगा, ठीक है। बाकी यह है कि जब ये ख़त्म हो जाएगा फिर इसकी जो बाकी जो चैप्टर बचेंगे वो भी मैं कोशिश करूँगा जल्दी कराने की। और बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं फिजिक्स के लिए, ठीक है, फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के ऊपर। तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने ना पिछले साल का बैच था उनके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए थे न्यूमेरिकल। तो उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा उस लिंक, ठीक है। तो आप लोग उसको कर लेना, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। बाकी इसके बाद मैं फिजिक्स के ऊपर भी जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, उनके ऊपर बड़ा वीडियो बनाना स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कम से कम 50 के आसपास होंगे। अब बहुत से बच्चे तो 50 नंबर सुन के ही डर जाएंगे। इसमें मतलब 50 क्वेश्चन है, मगर वो आप इन 50 क्वेश्चन को अगर आप पढ़ने बैठोगे तो आप 1-1.5 घंटे में पढ़ लोगे। क्यों? क्योंकि इनके आंसर 1 या 2 लाइन से ज़्यादा नहीं है कुछ भी। कुछ तो ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे, ठीक है, और कुछ जिनके थ्योरेटिकल में लिखना होगा तो उनमें सीधा रीज़न ही होगा आपका। 2 या 3 लाइन में आप इनको कवर कर लोगे, मतलब 2-3 लाइन से ज़्यादा इनके आंसर नहीं होंगे, ठीक है। और यही एग्जाम में आप लोगों के आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ है कि अगर इस वीडियो में देखना जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है, इसमें से कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोग कर सकते हो, ठीक है, और कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखना, इसको एक तरीके से आप लोगों का टेस्ट है। यहाँ से मेरे को आइडिया मिल जाएगा कि आप लोगों की तैयारी किस तरीके से चल रही है, ठीक है। तो देखते हैं आगे कौन कौन से क्वेश्चन होंगे इसके अंदर। तो जैसे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, अरेंज द फॉलोइंग इन दी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रॉपरली इंडिकेटेड, ठीक है। क्वांटांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्था इस प्रकार है। तो यानी आपको क्या करना है, जैसे आपको ब्रोमोमेथेन, क्लोरोमेथेन और डाइक्लोरोमेथेन, इनको बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वांटांक के बढ़ते हुए क्रम में रखना है आपको, ठीक है। तो इस वाले का आंसर तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बाकियों के आंसर आपको नहीं मिलेंगे, केवल इसके अंदर क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे, ठीक। हेलो एल्केन्स अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वेयर एज हेलो एरीन्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एक्सप्लेन। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ठीक है। कि कौन सा क्वेश्चन, 1 मिनट में, ठीक है। जो हेलो एल्केन होते हैं न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन से गुजरते हैं, यानी न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करते हैं, जबकि हेलो एरीन इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन से गुजरते हैं। यानी हेलो एरीन्स तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं और हेलो एल्केन न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो ये आपको एक्सप्लेन करना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपका। पहला क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, इसके आपके जो रीज़न होंगे इस वाले में थोड़ा लिखना पड़ेगा। इसमें तो आपको सीधा ये ऑर्डर लिखना है, ठीक है।
अगला है इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, वो आप लोगों को बताना है। ठीक है, इसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन SN1 जो रिएक्शन होगी वो जल्दी फास्ट शो करेगी। तो एक आपको SN1 और SN2 रिएक्शन भी पढ़नी हो, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। SN1 और SN2 रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना और उसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिख दिया है। एक टॉपिक है आपका DDT कैसे फॉर्म होता है उसकी रिएक्शन जरूर पढ़ के जाना। ठीक है, वैसे ये रिएक्शन के अंदर आना था ये टॉपिक। क्लोरोबेंजीन जो होता है इज एक्सट्रीमली लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, गिव 2 रीजन फॉर दिस सेम। ठीक है, यानी क्लोरोबेंजीन जो होती है न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन प्रतिक्रिया के प्रति बेहद कम क्रियाशील होती है। यानी ये बोल रहा है कि जो आपका क्लोरोबेंजीन होता है ना, क्लोरोबेंजीन कैसे बनाते हैं, ऐसे बनाते हैं क्लोरोबेंजीन। ठीक है, Cl आता है, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम शो करते हैं। यही क्वेश्चन अभी ऊपर पूछा गया था, है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो क्लोरोबेंजीन आएगा वो हेलोएरिन्स के अंदर आएगा, और हेलोएरिन्स क्या दिखाते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक नहीं करते। ठीक है, तो इस वाले का रीजन भी आपको ऊपर वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा, मतलब इसका आंसर और उसका आंसर लगभग सेम ही होगा। ठीक है, तो इस वाले को भी कर लेना जरूरी है, ज़्यादा पूछता है आपसे। एल्काइल हैलाइड जो होते हैं पोलर होते हैं और इमिसिबल विद वाटर, है ना, ध्रुवीय होने के कारण भी ये जल में अविलय होते हैं। तो इसका रीजन आपको बताना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अगला है इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन हेलोएरिन्स अकर स्लोली। ठीक है, तो ये भी देखो ये 3 क्वेश्चन लगभग सेम आ गया आपके, ये वाला क्लोरोबेंजीन वाला और उससे ऊपर वाला। ठीक है, ये जो हेलोएरिन्स होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होती है वो धीरे धीरे शो करती है, तो ऊपर वाला ही क्वेश्चन हो गया है। हेलो एल्केन्स थ्रो पोलर आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हेलो एल्केन जो होते हैं ध्रुवीय होते हैं तब भी पानी में क्या होता है, अघुलनशील होते हैं। ये क्वेश्चन है आप लोग का। ठीक है, अगला है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल हैज़ लोअर बॉइलिंग पॉइंट। जो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है, जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल का क्या होता है, ज़्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, ऑर्थो गए ओ, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है जबकि पैरा नाइट्रोफिनॉल का ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसका रीज़न आपको देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों का है। अगला क्वेश्चन है ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो पढ़ के जाना है इसको, ज़्यादा आपको इसके अंदर लिखना नहीं है। ठीक है, 2-3 लाइन में इसका ख़त्म करना है। ऐसा टेस्ट आपको बताना है कि जो 2 पेंटेनॉल और 3 पेंटेनॉल में डिफरेंस आपको बताएगा। ठीक है, उस टेस्ट का नाम आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ फॉलोइंग आइसोमर्स इज मोर वॉलेटाइल। यानी मोर वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है, वाष्पशील कौन सा इनमें से है। ठीक है, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है या पैरा नाइट्रोफिनॉल है या अस्थिर लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो अस्थिर कौन सा होता है इनमें से ज़्यादा, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल। वॉलेटाइल का मतलब तो वाष्पशील हो गया, यानी वेपर में कौन जल्दी कन्वर्ट होता है। ठीक है, भाप में। अगला है एल्कोहल आर मोर सोलेबल इन वाटर देन दी हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। ठीक है, तो अल्कोहल जो होता है वो पानी में ज़्यादा घुलनशील होता है जबकि हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो कम होते हैं। ऐसा क्यों। ठीक है, तुलनीय आणविक द्रव्यमान वाले हाइड्रोकार्बन की तुलना में अल्कोहल पानी में ज़्यादा अधिक घुलनशील होते हैं। इसका रीज़न आपको बताना है। ठीक है, इनको अरेंज करना है एसिडिक स्ट्रेंथ, इनमें से ज़्यादा एसिडिक कौन है तीनों में से, इस तरीके से इसको अरेंज करना है, यानी एक ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, इन तीनों को, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ पैराकिरसॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल और फिनॉल को, इन तीनों को एक क्रम में लिखना है आपको, अम्ल शक्ति के बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, अगला है दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एथेनॉल। एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है हायर देन मेथॉक्सीमेथेन। मेथॉक्सीमेथेन से ज़्यादा क्यों होता है। ठीक है, तो ये भी आपको रीजन लिखना है। ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ये क्वेश्चन भी आप लोगों को मैंने करवा रखा है, मतलब कल बता दिए थे। ठीक है, करवा तो रखा मगर बता रखा था। ठीक है,
व्हाट इज टॉलेन रिएजेंट, ये टॉलेन रिएजेंट क्या होता है, टॉलेन अभिकर्मक क्या होता है, राइट वन यूजफुलनेस ऑफ दिस रिएजेंट, इसकी उपयोगिता भी आपको लिखनी है। गिव ए टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल, यानी बेंजोइक एसिड और फिनॉल में जो अंतर बताएगा उस टेस्ट का नाम आप बताना है। फॉर्मल्डिहाइड डज नॉट टेक पार्ट इन एल्डोल कंडेंसेशन, वाई, जो फॉर्मल्डिहाइड है वो एल्डोल कंडेंसेशन को क्यों प्रदर्शित नहीं करते। एल्डिहाइड एंड कीटोन हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन करस्पॉन्डिंग एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट यानी क्वथनांक जो होता है वो कम होता है, किससे, एल्कोहल से, इसका रीजन आपको देना है। तो यहाँ पे आप 22 वाला क्वेश्चन रहने देना है, मैंने इसमें ऑर्डर जो है मतलब किसको आपको ऑर्डर में रखना वो दिया नहीं है, ठीक है। इसके बाद 23 वाला क्वेश्चन जो है, एथेनॉल इज सॉल्युबल इन वाटर, वाई, यानी एथेनॉल पानी में क्यों घुलनशील होता है, इसका रीजन आपको देना है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन, किस तरीके के एल्डिहाइड जो होते हैं कैनिजारो रिएक्शन को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन, और एल्डोल कंडेंसेशन को किस तरीके के एल्डिहाइड शो करते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये आपके। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन बेंजोइक एसिड टेक प्लेस एट मेटा पोजिशन, यानी जो आपके बेंजोइक एसिड होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन जो होता है वो मेटा स्थिति में क्यों होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन फिनॉल, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होता है, क्यों। कार्बोक्सिलिक एसिड आर हायर बॉइलिंग लिक्विड देन एल्डिहाइड कीटोन एंड एल्कोहल, यानी कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है उसका हायर बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी उसका जो क्वथनांक होता है वो ज़्यादा होता है, किन से, एल्डिहाइड कीटोन और एल्कोहल से, इसका भी रीज़न आपको देना है अगर उनका कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास है तो, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे मैंने हिंदी में लिखा हुआ है। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन दियर एक्वा सॉल्यूशन। एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन जो होता है उसमें इनको एक ऑर्डर में लिखना है आपको, किसके, बेसिक स्ट्रेंथ यानी क्षारीय प्रकृति के क्रम में हमें इसको रखना है, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ के क्रम ऑर्डर में इनको रखना है, एक्वा सॉल्यूशन में किस तरीके से इनका ऑर्डर होता है, ठीक है। अगला है कि ईथर इज स्टोर इन बॉटल कंटेनिंग आयरन वायर, वाई, ठीक है। जो ईथर होता है ईथर को लोहे के तार वाली बोतल में संग्रहित किया जाता है, क्यों। वाई इज फॉर्मिक एसिड स्ट्रॉन्गर एसिड देन एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर क्यों होता है फॉर्मिक एसिड। अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ठीक है। इनको ऑर्डर में रखना है आपकी सॉल्युबिलिटी के, ठीक है, यानी घुलनशीलता के क्रम में रखना है इनको। अगला है, अरेंज द फॉलोइंग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वा सॉल्यूशन, सही, ठीक है। तो एक्वा सॉल्यूशन है जलीय विलयन में इनके बढ़ते हुए क्रम में रखना है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। शायद क्वेश्चन मैंने ऊपर भी दे दिया, दो बार आ गए, ठीक है। अगला, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर, ये भी शायद दोबारा आ गया आपका क्वेश्चन, ठीक है। दोनों को चेक कर लें। अच्छा, दोनों में चेंज है, ठीक, नहीं ये तो सेम ही आ गया आपका, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गए आपके, एक क्वेश्चन ये भी है, ठीक है। तो ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है बेसिक स्ट्रेंथ के, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके 2-3 बार आ गए सारे, ठीक है। तो इनको ऑर्डर में रखना है आप लोगों को। सीधा हम देखते हैं 38 वाला क्वेश्चन, इसके बाद देख लेना उनको, ठीक है। सारे वो सेम आ गए आप लोगों के, ठीक। अगला है 38 वाला, गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या होती है, कपलिंग रिएक्शन क्या होती है, इनके बारे में लिखना है आपको। वैसे मैंने आप लोगों को नेमिंग रिएक्शन के अंदर भी दे रखा है, ठीक है। तो इनको भी लिखना होता है थोड़ा बहुत इनके अंदर, तो इसलिए मैंने आपको इसमें डाला है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन एरोमेटिक अमाइंस टेक प्लेस मोर रेडली देन बेंजीन, तो ऐसा क्यों होता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है एरोमेटिक अमाइन की, वो टेक प्लेस मोर रेडली देन बेंजीन से ज़्यादा तेज क्यों होती है, मतलब इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जो भी एरोमेटिक वाले अमीन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज़्यादा क्यों प्रदर्शित करते हैं बेंजीन की तुलना में। हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन लिखनी है, कार्बिल अमाइन रिएक्शन लिखनी है आपको, ठीक है। ये दो रिएक्शन हो गई।
अगला इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है कि प्राइमरी एमाइंस हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी एमाइन, इसका रीजन भी आपको देना है। एथाइलामाइन इज सॉल्युबल इन वाटर वेयर एज एनिलीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। एथाइलामाइन पानी में घुलनशील है जबकि एनिलीन पानी में घुलनशील नहीं है, ठीक है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिलीन जो होता है फिडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों प्रदर्शित नहीं करता। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय रिड्यूसिंग शुगर, यानी सॉरी ये शर्करा कम करना नहीं, इसको लिखना अपचयी शर्करा से क्या तात्पर्य है। अपचयी शर्करा क्या होता है वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है। मोनोसैकेराइड्स क्या होते हैं, इसी के आगे आप डाइसैकेराइड भी पढ़ सकते हो, ठीक है, इसके अंदर, तो वो भी आप जरूर पढ़ लेना। व्हाट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड इन ह्यूमन बॉडीज। देखो बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर तो पहले तो ये मैं बता लूँ, हर टॉपिक पढ़ लेना, कोई भी टॉपिक मत छोड़ना, थियोरेटिकल चैप्टर है, यहीं से आपको नंबर खींचना है, ठीक है। और इसके अंदर भी मैंने आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बता दिया कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड ये सब मैंने करवा रखे हैं आप लोगों को, ठीक है। प्रीवियस 5 ईयर में आए हैं सारे क्वेश्चन। डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लिखना है आपको, ठीक, और डीएनए और आरएनए में डिफरेंस लिखना है। ऑफ द 4 बेसिस नेम दोज आर विच आर कॉमन टू बोथ, ऐसे 4 जो बेस हैं जो इन दोनों में कॉमन है उनके नाम लिखने हैं आपको, ठीक है। एमिनो एसिड में बी एसिडिक, एल्कलाइन और न्यूट्रल, हाउ डज दिस हैपन। जो एमिनो एसिड होते हैं वो अम्लीय, क्षारीय और न्यूट्रल मतलब उदासीन हो सकते हैं, क्यों, ठीक है, ये आपको लिखना है इसमें। डिफरेंस बिटवीन फाइब्रस प्रोटीन और ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक। व्हाट इज मीन बाय द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है वो भी इसके अंदर आपको लिखना है। रेशेदार प्रोटीन और गोलाकार प्रोटीन में क्या अंतर है और विकृतीकरण से आप क्या समझते हो। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर एंजाइम्स, डिस्क्राइब देयर फंक्शन, उनका काम क्या होता है। 2 डिजीज के नाम लिखना है विच आर कॉज ड्यू टू दी डेफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स, एंजाइम्स की कमी से होने वाले 2 रोग के नाम लिखना है आपको। और डीनेचुरेशन ये तो आप भी आपका ऊपर भी हो गया, विकृतीकरण, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके, वैसे तो यहाँ पे 52 तक जा रहे हैं मगर ये शायद ऊपर कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गए थे, तो ये मतलब होंगे आपके 47-48 तक के आसपास, ठीक। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, ठीक है। मेरे को नहीं लगता किसी क्वेश्चन का आंसर 2 या 3 लाइन से ज़्यादा होगा। और एक्स्ट्रा में आप आइडोफॉर्म टेस्ट पढ़ सकते हो, सिल्वर मीटर टेस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है, और इस वाले को तो रहने देना, और कार्बिलमाइन टेस्ट पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग इसमें पढ़ लेना। तो इसके बाद इनमें कुछ टेस्ट आते हैं आपके, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट क्या होता है, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या होता है, लुकार टेस्ट क्या होता है, ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट क्या होता है, कार्बिलमाइन टेस्ट क्या होता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट है, तो इनको भी आप लोग आगे इसके अंदर पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इतने क्वेश्चन आप लोग कर लेना, जो इतने क्वेश्चन आप लोगों के इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। आप लोग इनको कर लोगे और कमेंट में ज़रूर करना कि आप लोगों को इसमें से पहले कितने क्वेश्चन आते थे, ठीक है, जो मैंने अभी तक आप लोगों को बताए हैं, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।